मार्केट वॉइसेस की कड़ी की चर्चा आज शुरू करते हैं और हमारे साथ मिस्टर आदित्य सूद द फंड मैनेजर इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट की जुड़ चुके हैं। आदित्य नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बस ऑलमोस्ट आपके आने से पहले ऑल टाइम हाई का सफ़र हम तय करके आए हैं, लगभग 20-30 पॉइंट से पहले घूम गए। मेरे ख्याल से एक औपचारिकता मात्र थी, बट ये पूरा का पूरा अर्निंग का सीज़न प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो थोड़ी बहुत सेटल डाउन हुई, उसके बाद ट्रेड डील, उसका एग्जीक्यूट हो जाना, उसके एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी, और फाइनली जो बाकी सब जो था वो डिफरेंशियल बचा था वो एनवीडिया की प्राइस परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो वर्ल्ड मार्केट से मोमेंटम था उसने पूरा कर दिया। यहाँ से और कितना अपसाइड आपको नज़र आ रहा है अभी? क्या हम प्रीवियस हाइज को बाइसेक्ट करके और डोमिनेट करेंगे ऑन द हायर साइड? वीरेंद्र जी, आपको थोड़ा मार्केट का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट लगभग 14 महीने से हम एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड किए हैं, और जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर एफआईआई निवेशक एसेट एलोकेशन करते हैं, वहाँ पे कुछ डिलिबरेट कॉल्स प्ले आउट हुई हैं। जैसे कि कोरिया ताइवान का मार्केट 50-70% रिटर्न लगभग इस टाइम होराइजन में दिया है। जापान बहुत अच्छा किया एज अ मार्केट। यूएस ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, थोड़ा सा भी करेक्शन आया है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत क्रिटिकल थी इस मार्केट के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में ये साल के अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12% के बीच में निफ्टी में आएगी। मोर इम्पोर्टेंटली, जो मिड कैप का अर्निंग्स ग्रोथ है वो आप लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 2% ज़्यादा रहेगा निफ्टी से। और कुछ स्मॉल कैप में कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो हो रहे हैं। और रिसेंटली हमने कुछ लिस्टिंग्स में जो नए न्यू एज कंपनीज लिस्ट हुई है, जैसे ग्रो आप एग्जांपल लेंगे, तो मार्केट का जो फ्लेवर है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहा है। तो एक बायपोलर मार्केट हो गया है ये, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पी मल्टीपल एक्सपैंड हो रहा है, और वो मार्केट को टू अ सर्टेन एक्सटेंट सरप्राइज भी कर रहा है बहुत सारे निवेशकों को कि ये पी जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि आने वाले 2-3 साल में इंडिया मीन रिवर्ट करेगा 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ। तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए निवेश करने के लिए। नो डाउट अबाउट दैट आदित्य जी, कि आप जहाँ जिस सेक्टर की अच्छी ग्रोथ है आप उसको हाई पी पे भी एंटरटेन करते हैं, वो जस्टिफाई करता है बाजार में। आपके अनुसार ये जो पिछले 2 क्वार्टरली नंबर्स का ट्रेंड रहा, उसको देखते हुए अच्छी ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में कौन कौन से स्पेस में रहेगी? 1-2 जो स्पेस आपके कन्विक्शन के में सबसे ऊपर आते हैं। पहला स्पेस ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये है कि लार्ज कैप बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया, पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई ने। ऑफ लेट हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीप है और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक बन रहा है। स्टेट बैंक में जाहिर है कि अच्छी रैली भी आई है। पार्ट ऑफ दैट रैली, जो भी रैली आई है उसका पार्ट इंक्लूजन ऑफ इंडेक्स में जो कैपिंग की बात चल रही है बैंक निफ्टी में, जो 20% पे कैप हो जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा रैली आया है। हमें ऐसे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एनबीएफसीज पर्टिकुलरली बहुत अच्छा करेंगी। कुछ एनबीएफसीज जो गोल्ड लोन रिलेटेड हैं या जो सिक्योर्ड फंडिंग करती है, तो 2 सेगमेंट है मार्केट के, एक तो गोल्ड लोन वाली एनबीएफसीज है और एक हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसीज है। तो ये सारे एरियाज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन हो गया है गोल्ड फाइनेंसर्स और हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसीज में। हमें फार्मा के अंदर हॉस्पिटल्स बहुत ही फेवर्ड सेक्टर लगता है। ये जो नया एक अभी गवर्नमेंट के सोचने का तरीका है कि हम वीज़ा ऑन अराइवल कर देंगे यूएस और यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। देखिए, गैप बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, और ये लिंक्ड है टू द न्यू एयरपोर्ट स्टोरी इन इंडिया, विच इज जैसे कि नोएडा का एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, बॉम्बे का नया एयरपोर्ट आया है,
तो ये सब लिंक्ड है। अ, और ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को हमें ऐसे लगता है कि एक फ्लिप दे सकता है। सीडीएमओ प्लेयर्स, जिसको हम नीश एपीआई बोलते हैं फार्मा पैरलेंस में, वो कंपनीज हमें काफी अच्छी लगती हैं, जिसमें लॉरस लैब, न्यूलैंड, कोहांस, एंथम बायो का भी लिस्टिंग हुआ है। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। और कंजम्पशन साइड पे, कंजम्पशन बास्केट में हमें कंपनीज वो अच्छी लगती हैं जहां पे हाई एंड कंजम्पशन हो रहा है, जैसे कि इथॉस करके एक कंपनी है जो कि वॉच, लग्जरी वॉच रिटेलिंग करती है इंडिया में। तो हमारा मानना ये है कि कंजम्पशन बास्केट में देखिए, लास्ट 15 या 18 महीने में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इंडिया में, हमारे हिसाब से गोल्ड प्राइस का ऊपर जाना। इट इज, वो लगभग आप ये लेके चलिए कि 1 ट्रिलियन का बैलेंस शीट का सपोर्ट मिल गया है इंडिया इंडिया एज ए कंट्री को। तो हमें ऐसे लगता है कि ये बैलेंस शीट रिपेयर बहुत जरूरी था। और ऑब्वियसली ये किसी ना किसी तरीके से कंजम्पशन को एड करता है। ऑब्वियसली जीएसटी, जो रेट्स कम हुए हैं वो भी कंजम्पशन के लिए फ्लिप है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये सेगमेंट्स, सीडीएमओ एंड फार्मा, एनबीएफसीज और जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, ये तीनों हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आज। अच्छा आदित्य जी, जहाँ पे जिस स्पेस को नंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप देखिए इस बार के नंबर्स में एल&टी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एग्जीक्यूशन, मार्जिन्स, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी थी। सेम इज़ द केस विद बीएचईएल। अभी हम कमिंस की बात कर रहे थे, उनको तो डेटा सेंटर कारोबार भी काफ़ी एक माइलेज प्रोवाइड कर रहा है। आप अब तक पिछले 2 वर्षों में कैपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे थे, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स मिसिंग था। लेकिन H1 ऑफ दिस फिस्कल, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने 10.5 लाख करोड़ का हिट कर दिया वो फिगर, जो कि सब्सटेंशियली हाई है वर्सेस प्रीवियस ईयर। व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स, यहाँ पर आपका सेंस क्या है? देखिए, कैपिटल गुड्स को अगर आप सेक्टर को आज देखेंगे तो ये कोई चीप सेक्टर नहीं है आज की पैरेलेंस में। अगर आप कैपिटल गुड के स्टॉक्स देखेंगे, कमिंस, सीमेंस, इंगरसोल रैंड, लार्सन एंड टूब्रो, तो लगभग इनका जो पीई मल्टीपल है वो 10 साल के चार्ट पे आपको थोड़ा सा हायर एंड पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रोथ इंजन कैसे मूव हो रहा है। जैसे कमिंस का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो डेटा सेंटर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कमिंस के लिए, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया। तो हमें ऐसे लगता है कि आपको बहुत सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा कैपिटल गुड सेक्टर में, और आपको उन कंपनीज पे फोकस करना पड़ेगा जहां पे ग्लोबल टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखिए, ये जो डेटा सेंटर का फिनोमेना है वो ग्लोबल है। कमिंस जैसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल पोर्टफोलियो को इंडिया में इंट्रोड्यूस करे। राइट, तो हम उन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी थोड़ा आपका मोट हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो कंपनीज 3, 5, 10 साल के लिए एक ग्रोथ, एक नए बिजनेस से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जा सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्पेस पे। अब थोड़ा सा अपनी ब्रांच को ही और अपने स्पेस को ही डिस्कस करते हैं सर। ये लास्ट 6 महीने से जो वीकली एक्सपायरीज पर दबाव पड़ा, और कुछ हद तक स्पेकुलेशन इंडस्ट्रीज पे और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो लोगों ने पैसा एग्जॉस्ट किया, सरकार ने उस पर लगाम लगाई। बट एक बैलेंस्ड अप्रोच ये भी है कि हाँ, मंथली एक्सपायरीज परसिस्ट करनी पड़ती हैं, परसिस्ट करनी चाहिए। आपको हेजिंग भी तो करनी है ना? वो चीज़ परसिस्ट करेगी। ऐसे में आप क्या ले रहे हैं व्यू इस वक्त तमाम ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक्स पे? आप एक्सचेंजेस पे क्या व्यू ले रहे हैं? आपका टेक क्या है? क्योंकि इनके टॉप लाइन का एक सब्सटेंशियल पोर्शन आ रहा था, बहुत काम होता था वीकली एक्सपायरीज पे, अब वो चला गया। बट एक तरफ से अगर आप देखें तो अब आईपीओस की भरमार लगी पड़ी, आईपीओस की फीस काफ़ी अच्छी खासी होती है। आपने एक मीनिंगफुल अप्रोच क्या रखी है इस पूरे स्पेस पे? तो हमने थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। पहले तो मैं एक्सचेंजेस पे आता हूँ। तो एक्सचेंजेस में हमें ऐसा लगता है कि एनएससी का लिस्टिंग जब भी होगा, मतलब 6, 9, 12 महीने के बाद, या हमें ऐसा लगता है कि एक लैंडमार्क इवेंट होगा इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए। और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि एनएससी जैसी कंपनी
जैसे हमने अभी ग्रो का लिस्टिंग देखा, वो एक मार्केट शेयर लीडर है और कंसोलिडेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जहां पे उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएससी। तो हमें ऐसे लगता है कि एनएससी आज भी अगर अनलिस्टेड मार्केट में मैं देखता हूं तो वैल्यूएशन रीजनेबल है अगर मैं ग्रोथ कंपनी को और लार्ज कैप को खरीदना चाहता हूं। और दूसरी चीज एनएससी के आईपीओ में ये होगी कि जो इंडेक्स फंड्स हैं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है एनएससी में। एनएससी बहुत वाइडली ओन्ड है बाय रिटेल, अल्ट्रा एचएनआई, फैमिली ऑफिसेज एंड प्राइवेट इक्विटी। और ऑब्वियसली थोड़े से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनएससी ओन करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एनएससी ओन करते हैं काफी टाइम से। दूसरा पॉइंट ये है कि बीएससी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, बट बीएससी का जो पी रेशियो है और एनएससी का जो पी रेशियो है, पॉसिबली बीएससी का पी रेशियो 2x ऑफ एनएससी है। तो मार्केट आपको ये इंप्लाई कर रहा है कि बीएससी मार्केट शेयर गेन करता रहेगा। देखिए, एज फार एज रेगुलेटर इज कंसर्न्ड, रेगुलेटर का जॉब है स्पेकुलेशन को कर्व करना। तो ये जो हेजिंग वाला पॉइंट है वो बहुत वैलिड है फ्रॉम अ वीकली एक्सपायरी परस्पेक्टिव। उसके मद्देनजर रखते हुए ही रेगुलेटर जो कर रहा है वो कर रहा है। अब ब्रोकिंग स्टॉक्स पे अगर मैं आता हूं, हमें ऐसा लगता है कि ब्रोकिंग स्टॉक्स में पीक साइकिल और पीक मल्टीपल जैसा सिचुएशन है, बट यहाँ पे भी मार्केट शेयर डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आज की डेट में एंजल वन का मार्केट कैप देखेंगे और उसको ग्रो से कंपेयर करेंगे, या आप मोतीलाल ओसवाल का मार्केट कैप को ग्रो से कंपेयर करेंगे, या 5 पैसा का मार्केट कैप देखेंगे, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट कैप में डिफरेंशियल है वो जस्टिफाई नहीं होता है। बट वो जस्टिफाई इसीलिए होता है क्योंकि ग्रो ने मार्केट शेयर बहुत तेजी से ग्रो किया है और ग्रो चैलेंज कर रहा था जीरोडा को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्लोट है, बिकॉज आज की डेट में देखिए ब्रोकिंग बिजनेस में जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। ज्यादातर इन कंपनी का जो प्रॉफिट आता है वो फ्लोट से आता है। तो फ्लोट पे क्या व्यू है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा। ऑब्वियसली डेरिवेटिव मार्केट से आपका जो एबिटा का कंट्रीब्यूशन है वो रफली 40 से 50% आता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अभी सिक्लिकल पीक पे हैं, तो हमने ये जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं हम इन पे मानते हैं कि जब ये कंपनीज मार्केट ठीक नहीं करेगा और ये कंपनीज ठीक नहीं करेगी वो सही टाइम होगा अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेंगे। अगर आप बहुत नियर टर्म व्यू लेंगे 3 से 6 महीने का, तो पॉसिबली ये इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जा सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आदित्य जी, और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल बातचीत आपसे हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार आपको।